प्रेस शुरू करने से पहले मेरे को एक बंगाली कहावत याद आ रही थी, जे तो दोष नंद दोष। तो वो आज के संदर्भ में पूरी तरीके से फिट होती है कि जो भी कुछ कमी खामियां अपनी सरकार की है उसकी जिम्मेवारी मोदी जी की है। किसने किया? मोदी जी ने किया। आज से शाम लोग राम नाम जपते हैं, ये मोदी नाम जपते हैं, और ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे कि मोदी जी जैसी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज हैं वो भी इन पर थोड़ा सा ब्रश कर जाती तो शायद आज दिल्ली की स्थिति बेहतर होती। दिल्ली प्रदेश की एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल जगह है और वो ले देकर एक एडमिनिस्ट्रेटिव राज्य जैसा राज्य फैला हुआ नहीं बल्कि मात्र एक शहर है, और उस शहर में 7 मंत्री केवल हो सकते हैं, और 7 मंत्रियों के ऊपर 21 मिनिस्टर्स के सेक्रेटरीज लगाए जाते हैं। 21 मंत्री भी नहीं है लेकिन 21 सेक्रेटरीज बनाए जाते हैं, और 21 सेक्रेटरीज वो बनाए जाते हैं जिनको आप एमएलए थे उनको आप मंत्री नहीं बना पाए तो एडजस्टमेंट के रूप में आपने इस तरीके का फॉर्मूला जो है वो निकाला। और फिर जो ट्वीट्स आती हैं, किसी विधायक को अस्पताल जाने के लिए गाड़ी चाहिए, खर्चा चाहिए, सरकारी खर्चा चाहिए, किसी को काम करने के लिए, कहीं चलने फिरने के लिए तो दूसरी गाड़ी चाहिए। तो ये सब काम तो जो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन सबको करने पड़ते हैं। आप जरा कॉर्पोरेटर्स की तनख्वाहें देखिए, आते ही 400% अपने एमएलए की तनख्वाहें बढ़ाने की बात की, और स्पष्ट रूप से सब जगह इन्होंने झूठ कहा, धोखा दिया दिल्ली की जनता को। मैं 2-3 विषय जो है वो आपके सामने पहले बताना चाहती हूँ कि इस मामले में क्या कहानी है। इस मामले में 2 चीजें हैं। पहली चीज तो है कि जितना अपॉइंटमेंट हुआ है, जिन 21 सेक्रेटरीज का अपॉइंटमेंट हुआ है वो इलीगल है, इलीगल, गैर कानूनी, क्योंकि कानून में इसका व्यवधान ही नहीं है, कानून में इसकी जगह ही नहीं है, और जब कानून में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है तो इसलिए 21 एमएलए को मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी बनाने का जब प्रावधान नहीं है तो सरकार ने गैर कानूनी रूप से इनको बनाया, पहली चीज। दूसरी चीज है कि कानून रहते हुए जो इलेक्शन कमीशन है उसके आगे जो इन्होंने अपना दस्तावेज सौंपे, जो एफिडेविट फाइल की, वो झूठे एफिडेविट है, वो गलत एफिडेविट है, और दिल्ली की जनता ने इन्हें दिल्ली का शासन सुचारू रूप से चलाने के लिए मैंडेट दिया था। और क्या घोड़ा गाड़ी देने के लिए तो मैंडेट नहीं दिया था कि 400% आप सैलरीज बढ़ा लें, काम धाम कुछ करें नहीं, आपको दफ्तर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, जिसको दिल्ली के एक्सपेंडिचर के माध्यम से इसको अप्रूव भी नहीं कराया जाता, और फिर कहा जाता है कि हमारे एमएलए ने कुछ लिया नहीं। तो पहली बात तो यह है कि जो देश का कानून है, अगर आप सब याद करें, सोनिया गांधी जी को इस्तीफा देना पड़ा था, जया बच्चन को छोड़ना पड़ा था, और उसके तहत कानून ने यह तय किया था कि सिर्फ किसी चीज को प्राप्त करना या कोई सुख सुविधाएं प्राप्त करना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होता, और लाभ का पद जिसको कहा जाए वो नहीं होता, बल्कि लाभ का पद और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट has a very distinct definition. Even in the capacity of an advisor, you could still be holding the office of profit for the simple reason that you control the mechanism and you could be obliging the executive, or executive could be obliging you, and that plays up with the independence of the legislative functioning. And it is for this reason many offices are covered under office of profit, और उनको शेड्यूल में डालकर आपको अलग करना होता है। तो टेक्निकली अगर देखा जाए कि अगर ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में कवर नहीं होते थे तो आपने संशोधन का बिल भेजा किस लिए था? क्योंकि आप जानते हैं कि जो कुछ आपने किया वो गैर कानूनी है और उसको कानूनी जामा पहनाने की जरूरत थी, इसीलिए आपने इसको एक अमेंडमेंट के बिल के रूप में भेजा। और जब वो अमेंडमेंट का बिल खारिज हुआ तो आपने एक राष्ट्रपति के पद को भी जो है नहीं छोड़ा, अपनी भ्रष्ट राजनीति और रणनीति की वजह से आपने उनको भी खींचने की कोशिश की। और मैं इनको याद दिलाना चाहती हूँ कि जब ये राष्ट्रपति जी से मिलने गए थे तो राष्ट्रपति जी ने इन्हें एक संविधान की किताब जो है भेंट के रूप में दी थी, और वो भेंट देने का जो मकसद था वो शायद ऐसे ही दिन के लिए था कि साहब आप इसको थोड़ा पढ़ लीजिए और इसी के दायरे में आप काम कीजिए। तो साफ तौर पर जाहिर होता है कि जो कानून की किताब, चाहे वो यूनियन टेरिटरीज हो, चाहे वो स्टेट्स हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे ऑफिसेज हो, चाहे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो,
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो, सबको एक कानून और अपने अपने दायरे के भीतर ही काम करना होता है। और आज जब इनकी चोरी पकड़ी गई है तो कोतवाल साहब का डंडा याद आ रहा है, और इस विषय में कोतवाल जो है वो इलेक्शन कमिश्नर है, बिकॉज दे हैव बीन कॉट ऑन द रॉन्ग फुट, दे हैव बीन कॉट दैट दे मेड अपॉइंटमेंट्स विदाउट लीगल अप्रूवल्स, without the authenticity of law, and when they sent the amendment bill was not recognized by the president, and he sent it back and he rejected it, and because he rejected it, they are trying to find ways and means to cover their tracks. And while covering their tracks, the other illegality which they have done is by filing a false affidavit before the election commission. तो जो दूसरा गैर कानूनी काम इन्होंने किया है, पहले तो अपॉइंटमेंट गैर कानूनी है, और उसके बाद जो दूसरा गैर कानूनी काम किया है वो एक झूठा हलफनामा पेश करने का काम किया। मैं पैराग्राफ 29 आपको पढ़ के जरूर सुनाना चाहती हूँ। इनके हलफनामे का पैराग्राफ 29 जो है उसमें कहा गया है कि इट वुड बी रेलेवेंट टू नोट that the General Administration Department of the Government of NCT of Delhi, GNCTD, has unequivocally confirmed that no facilities such as technical devices, vehicles, staff of office, residential accommodation, official space, travelling allowance, or any additional emoluments, reimbursement of any nature in the capacity as Parliamentary Secretary has been provided to the answering respondent. A true copy of Secretary GNCTD is annexed herewith. तो पैराग्राफ 29 ये कहता है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रुककर एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि ये दिया जाता है क्योंकि सोमदत्त एक एमएलए है सदर बाजार से, वो चिट्ठी लिखते हैं 8/4/2016 को प्रिंसिपल सेक्रेटरी GNCTD सेकेंड लेवल एटसेट्रा एटसेट्रा, और इसमें ये जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं GNCTD से कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को क्या will not be eligible for any remuneration, any perk etc. The notification makes it clear. तो वो GNCTD से ये क्लैरिफिकेशन मांगते हैं और यही अपने हलफनामे के पैराग्राफ 29 में लिखते हैं। लेकिन जो सबसे चौंका देने वाली विषय है वो विषय है कि जो MLAs होते हैं वो MLAs काम करते हैं स्पीकर के तहत, और जब RTI की दरखास्त स्पीकर को डाली जाती है तो स्पीकर बाकायदा लिस्ट के साथ इन 21 लोगों को क्या क्या कमरे एलोकेट हुए हैं वो बताता है, और ये जवाब मांगते गवर्नमेंट ऑफ NCTD दिल्ली से कि अगर मैं अगर राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखूं कि आपने मुझे भाजपा कार्यालय में कोई कमरा दिया है क्या, तो जाहिर तौर पर वहां से जवाब आएगा जी नहीं, क्योंकि वो उन्होंने दिया नहीं है। लेकिन जिन्होंने दिया है उनकी जो जवाब है वो सप्रेस किया जाता है, और जिन्होंने दिया है वो स्पीकर ऑफिस ने दिया है, और ये पूरी लिस्ट स्पीकर ऑफिस की यहाँ पर लगी हुई है जो कि RTI के माध्यम से प्राप्त की गई है। और ये जो है इसका 6/4 का ये जवाब है। पीके गर्ग जो डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटेरिएट के, उन्होंने 21 MLA और उन 21 MLAs के नाम के आगे उनको क्या क्या ऑफिसेज है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी टू मिनिस्टर ऑफ IT, मिनिस्टर ऑफ विजिलेंस, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा एटसेट्रा, और उनके कमरा नंबर 151, LB 11A, LB 6, LB 11B वगैरह वगैरह पूरी लिस्ट जारी की गई है। तो ये दो जगह से झूठी बेबुनियाद बातें करने के लिए जो लोग मशहूर हैं उनकी इनएबिलिटी मैं उनको दोबारा याद दिलाना चाहती हूँ। अगर आप याद करें कि कांग्रेस के साथ मिलकर इन्होंने जो षड्यंत्र किया था, जब दिल्ली में सरकार इनकी थी तो सरकार नहीं चलाने के लिए इन्होंने रेजिग्नेशन दिया था, और रेजिग्नेशन देने के पीछे इन्होंने झूठा बहाना क्या किया था जी, हमें लोकपाल बिल पास नहीं करने दिया जा रहा, आपको याद है? तो मैं जिनको याद नहीं है उनको दोबारा याद दिलाना चाहती, क्योंकि एक झूठ बोलकर दूसरे पे मूव कर जाते, तो मुझे लगता है पिछला इतिहास थोड़ा सा गिनवाना आवश्यक हो जाता है। और इनका असली जो कारण था वो लोकसभा चुनाव लड़ना था, और उसी साजिश के तहत कई तरीके की इन्होंने हरकतें की, और काश ये 1% काम भी अगर मोदी जी जितना कर पाते तो दिल्ली शहर का कम से कम नक्शा बदल जाता। लेकिन दिल्ली शहर का नक्शा वही है, पानी की समस्या वही है, बिजली की समस्या वही है, लोगों को, बुजुर्ग लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, सब जितनी चीजें दिल्ली को दिल्ली सरकार के रूप में करनी चाहिए थी वो कोई काम नहीं हो रहा है। और मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों को फ्री वाईफाई मिला, मुझे तो नहीं मिला कम से कम। तो हर वायदे पर मुकरने वाले लोग
भ्रष्ट राजनीति करने वाले लोग और लगातार इलीगल काम करने वाले लोग और उसको फिर लीगल जामा पहनाने की कोशिश करने वाले लोग, इन सबसे मेरा यही कहना है कि दिल्ली की जनता आपके धोखे में नहीं आएगी। और जिस तरीके की द डिसरिस्पेक्ट विच ही हैज शोन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ दिस कंट्री, दे हैव इनफ capacity to take care of all the wrongs that they have indulged in, and they have been caught on the wrong foot again. And I don't think by this kind of publicity stunt the government can succeed, and it's the people of Delhi especially and people of India are watching you through and through, and they've had enough of this Nautanki Tamasha, and they want real administration. And I just pray to God that may some sense prevail and good administrative skills be inculcated so that the sufferance of the people of Delhi reduces. इस समाजवादी पार्टी की सरकार को मित्रों उखाड़ कर फेंक दीजिए। उत्तर प्रदेश से लगातार हो रहे पलायन का मामला है।